अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज गुलजार मुनव्वर। बात करेंगे आज की इस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चरल लोन स्कीम के ऊपर। बात करेंगे किस तरह से फ़ायदा दे सकती है, पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरह से आप इस लोन को हासिल कर सकते हैं और क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या सिचुएशंस हैं जिनको आपने फुलफ़िल करना है, जिसके बाद आप इस लोन के लिए एलिजिबल कहला सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात करें हम फीचर्स की, तो पहले इस प्रोग्राम का नाम था प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम। इसे अब रीनेम किया गया, रीशेप किया गया विद नेम ऑफ PMYBNAL's प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। इसका बुनियादी पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनको बिज़नेस सेटअप के एक्सपेंशन में उनको हेल्प की जा सके, उनको अपने बिज़नेस पर्पस के लिए जो जो व्हीकल्स चाहिए होते हैं उसमें उनकी फाइनेंसिंग हो सके, या जो लोग एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको अपने एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को, अपने लाइफ स्टॉक को, अपने फार्मिंग को एक्सपेंड करने के लिए जो फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड होती है वो इजीली विद द इजी मार्कअप जो है वो सब्सिडाइज स्कीम के ज़रिए उसके लिए अवेलेबल हो। तो ये बेसिकली पर्पस है PMYBNAL's का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 21 साल से 45 साल के दरमियान के लोग जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप IT या E-कॉमर्स से रिलेट करते हैं तो एज के अंदर मज़ीद रिलैक्सेशन है 3 साल की, यानी कि मिनिमम एज जो है वो 18 साल तक हो सकती है, लेकिन शर्त ये भी है कि आप मैट्रिक पास भी हो। अच्छा, सेक्टर कवर्ड की अगर हम बात करें तो सेक्टर कवर्ड के अंदर इसने तमाम बिजनेसेस को कवर किया हुआ इस प्रोग्राम ने, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करते हों, चाहे वो सर्विसेज देते हों, चाहे वो ट्रेडिंग करते हों, ठीक है। मेनली फोकस इसमें हुआ है SMEs के ऊपर, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर, जो छोटे बिजनेसेस हैं। एग्रीकल्चर को इसने कवर किया है। एग्रीकल्चर के अंदर चाहे वो फार्मिंग करते हो, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री या कोई रिलेटेड बिजनेस करते हो एग्री से, तो वो भी इसमें कवर्ड है। IT एंड E-कॉमर्स को भी इन्होंने कवर किया है। तो ये सारे सेक्टर्स मेनली कवर्ड है इस प्रोग्राम के अंदर। जो लोग इन बिजनेसेस के अंदर हैं वो इजीली जो है वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक्स कौन कौन से हैं जनाब? तो 15 बैंक्स हैं। आप उसकी लिस्ट अगर चाहें तो PMYBAL के वेबसाइट से भी देख सकते हैं, या जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस टाइम भी आपको जो है वो बैंक्स की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इसका मैं सेपरेट एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें एप्लीकेशन को फिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी होनी चाहिए, वो इंशाल्लाह आपको सेपरेट वीडियो 1-2 दिन में मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिर्फ इसमें एक पॉइंट मजीद मैं ऐड करूँगा, दैट इज़ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नॉट एलिजिबल। यानी कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं जो पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं इस प्रोग्राम के लिए। अच्छा, लोन टीयर्स की अगर हम बात करें, लोन टीयर्स का मतलब ये है कि लोन्स की कैटेगरीज क्या क्या हैं, ठीक है। आप लेट से आप लेते हो जनाब T1 की मैं बात करूँ, आप 5 लाख तक कर्ज लेते हो तो आपके पास 3 साल का अर्सा होगा उसको रीपे करने का। EMI का मतलब है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी आपने माहाना वापस करना है हर महीने एक ख़ास अमाउंट, जो डिवाइड बाय 3 साल होगी तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप 5 लाख को 3 साल के अरसे में डिवाइड करो तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट खुद मिल जाएगी। इसमें क्योंकि मार्कअप कुछ भी नहीं है, 0% मार्कअप है। अच्छा, 5 लाख से लेकर 15 लाख तक, ठीक है, 0.5 मिलियन से लेकर 1.5 मिलियन तक अगर आप लोन लेते हैं तो आपके पास 8 साल का अर्सा होगा वापस करने के लिए। रीपेमेंट फ्लेक्सिबल है। रीपेमेंट फ्लेक्सिबल का मतलब ये है बैंक और कस्टमर आपस में डिसाइड करेगा, चाहे वो मंथली करें चाहे वो क्वार्टरली करें। इसमें मार्कअप कितना है? 5% है, ठीक है। T3 की अगर मैं बात करूँ तो 15 लाख से 75 लाख है। इसमें भी सेम 8 साल का अर्सा है, फ्लेक्सिबल है और मार्कअप 7% है। तो मैं आसान अल्फाज में अगर आप लोगों को बताऊं तो 5 लाख तक अगर आप कर्जा लेते हैं तो कोई मार्कअप नहीं है, 15 लाख तक लेते हैं तो 5% मार्कअप है, और 75 लाख तक ने 15 लाख से ऊपर और 75 लाख तक अगर आप लेते हैं तो 7% तक मार्कअप है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक कस्टमर लोन कितने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ले सकता है। तो एक कस्टमर तो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा तो 75 लाख ही ले सकता है, ठीक है, लेकिन लोन्स उसको मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं। और उसके अंदर भी शर्त यह है कि एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है? लॉन्ग टर्म मिसाल के तौर पे उसने गाड़ी ली है, ठीक है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। दूसरा, उसने कोई शॉर्ट टर्म कोई फाइनेंसिंग ले ली है, कोई उसने कोई चीज़ ख़रीदनी थी अपने बिज़नेस के लिए, कोई रॉ मटेरियल ख़रीदना था, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म उसने फाइनेंस लिया है 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वो दोनों मिला के 75 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन 2 अलग अलग लोन्स वो ले सकता है इन्हीं अमाउंट के अंदर रहते हुए, ठीक है जनाब। अच्छा, एप्लीकेशन की बात हुई, ऑनलाइन विया पोर्टल आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। और 2 एप्लीकेशंस जो है वो मैक्सिमम अप्लाई हो सकते हैं एक CNIC के ऊपर। क्यों? क्योंकि 2 एप्लीकेशंस क्यों है?
क्योंकि हमने ऊपर बात की एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो ले सकता है, एक लॉन्ग टर्म ले सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम 2 एप्लीकेशंस एक CNIC के ज़रिए ऑनलाइन विया पोर्टल जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रेस पीरियड की, तो ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि बंदा पे नहीं कर पा रहा, कोई मुश्किलात आ गई है, तो 1 साल तक अलाउ है T2 और T3 में। T2 T3 का मतलब यानी अगर आपने 5 लाख से ऊपर और 15 लाख तक कर्ज लिया हुआ तो वो T2 जाता है, और अगर आपने 15 लाख से 75 लाख के दरमियान तक कर्ज लिया हुआ है तो वो T3 में चला जाता है। तो उस सूरत में आपको 1 साल का अर्सा दिया जाएगा ग्रेस पीरियड के तौर पे कि आप उसको भाई जल्दी से पे ऑफ करो, ठीक है। नॉट मैंडेटरी फॉर T1 में ग्रेस पीरियड नहीं है। अच्छा, मार्कअप सब्सिडी की बात हम कर रहे थे जनाब अली। मार्कअप सब्सिडी में ये क्या है कि गवर्नमेंट पे करता है सब्सिडी को। जैसे 7% पे अगर बैंक कर्ज दे रहा है आपको या 5% पे दे रहा है, तो बाकी का जो परसेंट है काइबोर प्लस 3% 4% पे डिफरेंट बैंक्स कर्ज दे रहे होते हैं, तो वो पैसे जो बाकी की अमाउंट है वो गवर्नमेंट पे करती है बेसिकली इस प्रोग्राम के तहत। तो ये बड़ा फ़ायदेमंद है फॉर द एंटरप्रेन्योर्स कि वो इस कर्ज को या इस लोन स्कीम से फ़ायदा उठाएं। अच्छा, लोन कैटेगराइजेशन की अगर हम बात करें, लोन कैटेगराइजेशन का मतलब ये है कि अगर लोन देने वाला कर्ज नहीं दे पाता, ठीक है, रीपे नहीं कर पाता, तो उस सूरत में जो क्रेडिट लॉस है यानी जो कर्ज का लॉस है उसमें अगर T1 है यानी 5 लाख तक का कर्जा कस्टमर ने लिया है और बैंक जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहा कस्टमर से, तो उस सूरत में गवर्नमेंट 50% यानी 2.5 लाख रुपए गवर्नमेंट जो है वो बैंक को देने की पाबंद है। इसी तरह T2 के अंदर जो लोन अमाउंट बाकी है उसका 25% देने का पाबंद है, और T3 में 10% जो है वो गवर्नमेंट ने वो क्रेडिट लॉस बैंक्स को पे करना होगा, वो उसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। बाकी 90% बैंक खुद बियर करेगा। तो ये इंटरनल है बैंक के अपने पर्पज़ के लिए, लेकिन आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। गारंटर रूल की बात है। गारंटर रूल का मतलब ये है कि एक गारंटर जिसने किसी दूसरे के प्रोग्राम के लिए यानी कि लेट से मेरा जो भाई है वो PMYBL के लोन के लिए उसने अप्लाई किया है, ठीक है। अब बैंक कहता है भाई हमें गारंटर भी चाहिए और मैं उसका गारंटर बन गया, तो अब मैं क्योंकि एक दूसरे लोन के लिए गारंटर बन चुका हूँ, एक मेरे भाई ने लेट से 75 लाख रुपए का लोन लिया था उसके लिए मैं गारंटर बन चुका हूँ, तो अब मैं अपने लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। इसका ये मतलब है अगर आप किसी दूसरे लोन के लिए गारंटर हैं किसी भी बैंक के अंदर तो आप PMYBAL के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, आखिरी में है डेप्ट स्वैप। डेप्ट स्वैप का मतलब ये है, मिसाल के तौर पे मैंने खुद एक कर्ज लिया हुआ था बैंक से ऑलरेडी 70 लाख रुपए, ठीक है। अब मैंने देखा यार ये PMYBA का प्रोग्राम आया, मैं यहाँ से 75 लाख रुपए ले लेता हूँ और वो 70 लाख रुपए अदा कर लेता हूँ, तो ये भी अलाउड नहीं है इस स्कीम के तहत। जो पैसे आप लोगे जिस पर्पज़ के लिए लोगे उसी पर्पज़ में ही यूटिलाइज होने चाहिए लाजमी। टेनोर की अगर हम बात करें तो T1 अप टू 3 ईयर यानी 5 लाख तक अगर आप कर्जा लेते हैं तो आपके पास 3 साल का टाइम होगा। T2 एंड T3 यानी 15 लाख तक या 75 लाख तक अगर आप कर्ज लेते हैं तो आपके पास 8 साल का टाइम होगा कि आप उसको रीपे कर सकें। इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ अलाउ की हुई है कि अगर कस्टमर चाहता है कि वो इस्लामिक तरीके से अपनी फाइनेंसिंग ले सके तो उसका भी तरीक़ेकार है। उसके लिए कस्टमर ने जब सिलेक्शन करने वो जाएगा तो वो बैंक सेलेक्ट करेगा जो इस्लामिक है। अगर नॉन इस्लामिक बैंक भी सिलेक्ट करता है तो उस ब्रांच जाए जहाँ पर इस्लामिक मेथड से फाइनेंसिंग होती हो। तो तमाम बैंक्स जो है वो इस चीज़ को वो करते हैं और वेलकम करते हैं। अगर आप इस्लामिक तरीके से करना चाहें तो आपने सिंपली एप्लीकेशन फ़िल करना है, फिर आपने बैंक के नुमाइंदे से रब्ता करना है कि भाई मैंने एप्लीकेशन दी हुई है तो काइंडली मुझे ज़रा इस हवाले से गाइड करें, तो वो आपको गाइड कर देंगे और आप इस्लामिक तरीके से भी इस फाइनेंसिंग को हासिल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़े से प्रोडक्ट के फ़ीचर्स बताए हैं। अब हम मिलेंगे इसके एप्लीकेशन का जो तरीका है ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है उस पर हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।